Hello everyone. I welcome all my dear students in 10th class history group. As you know, we are doing chapter 1, Rise of Nationalism in Europe, from your history textbook, India and the Contemporary World, part 2. We are doing the last theme of the chapter, Nationalism and Imperialism. नेशनलिज्म राष्ट्रवाद और इंपीरियलिज्म होता है बेटा साम्राज्यवाद। नेशनलिज्म लिबरलिज्म के साथ कैसे एसोसिएटेड है उदारवाद के साथ, और कैसे धीरे धीरे नेशनलिज्म एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के रूप में पूरे यूरोप में फैल गया, ये हम डिटेल में पिछली थीम्स में हम पढ़ चुके हैं। अब नेशनलिज्म का इंपीरियलिज्म के साथ क्या कनेक्शन है, साम्राज्यवाद के साथ क्या संबंध है, ये हम पढ़ेंगे। बेसिकली व्हाट इज इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद किसे कहते हैं? कोई भी नेशन जब अपनी टेरिटरीज को बढ़ाना चाहता है तब इसे बाकी कंट्रीज के ऊपर, नेशंस के ऊपर, रीजन्स के ऊपर अटैक करना पड़ता है, मिलिट्री अटैक, और जिसकी वजह से उसके खुद के रीजन के, खुद के क्षेत्र के, खुद के राष्ट्र के जो बाउंड्रीज हैं वो बढ़ जाती हैं इन केस वो जीत जाता है बाकी कंट्रीज को, तो उसका एम्पायर बढ़ जाता है। आपने देखा है पिछली थीम्स में कैसे जर्मनी वॉज ए इंपीरियल पावर, और इवन फ्रांस ऑल्सो अंडर द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन अटैक्ड अदर रीजन्स, कंकर्ड देम एंड एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। तो ये जो एम्पायर को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पर जो अटैक किया जाता है, ये जो पॉलिसी होती है, अटैकिंग अदर नेशंस, कनकरिंग देम, उनको जीतना, एंड अनेक्सिंग देम, उनको जीतकर अपने राज्य में मिला लेना, इस फिनोमिना को, इस पॉलिसी को साम्राज्यवाद कहते हैं, इंपीरियलिज्म कहते हैं। अब राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद को कैसे बढ़ावा दिया, ये हम पढ़ेंगे। Now, by the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiments. 19वीं सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर यानी कि बेटा 1800 से लेकर 1900, ये आपकी 19th सेंचुरी चल रही है। 1850 इसका लेटर हाफ हो गया, और 1875 ऑनवर्ड्स ये उसका लास्ट क्वार्टर हो गया 19th सेंचुरी का, यानी कि 1875 के बाद। 1875 के बाद नेशनलिज्म का जो एक उदारवादी, लिबरल, आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, ये तीन जो थे, इसमें भावनाएं थी, इसका ये करैक्टर था। लेकिन अब ये करैक्टर चेंज होता गया। अब ये भावनाएं, नेशनलिज्म अब आइडियलिस्टिक भी नहीं रहा, लिबरल, उदारवादी, टॉलरेंट भी नहीं रहा, सहनशील, दूसरी राष्ट्रीयताओं को सहन करना वो भी कम हो गया। इसमें डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक भी नहीं रहा। इट स्टॉप्ड रिप्रेजेंटिंग पीपल्स एस्पिरेशंस, लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना अब नेशनलिज्म ने चेंज कर दिया। राष्ट्रवाद में ये भावनाएं नहीं रही। तो 1875 ऑनवर्ड्स नेशनलिज्म के कैरेक्टर के अंदर शिफ्ट हो रहा है, एक चेंज आ रहा है। बट इट बिकेम अ नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स। अब ये एक नैरो होता है, संकीर्ण, लिमिटेड सा, बिल्कुल तंग, एक संकीर्ण क्रीड सिद्धांत बन गया जिसके लिमिटेड एंड्स थे, जिसके बहुत ही सीमित उद्देश्य थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स दे बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर। इस समय, कौन से समय की बात कर रहे हैं हम? लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंतिम चौथाई हिस्से की, यानी 1875 ऑनवर्ड्स की बात कर रहे हैं। इस समय नेशनलिस्ट ग्रुप्स, जो राष्ट्रवादी समूह थे, वो इनटॉलरेंट हो गए एक दूसरे के। इनटॉलरेंट होता है असहनशील, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, उतना उदारवादी नहीं रहे। पहले उनका माइंडसेट ब्रॉड था, वो बाकी रीजन्स को, बाकी नेशनैलिटीज को, राष्ट्रीयताओं को टॉलरेट करते थे, उनके राइट्स को रिकग्नाइज करते थे, मानते थे। बट नाउ दे बिकेम इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड दे वर एवर रेडी टू गो टू वॉर। और वो युद्ध लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, हमेशा तत्पर रहते थे। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट
एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल। अब जो उस समय मुख्य जो यूरोपियन शक्तियां थी, कौन कौन सी कंट्रीज थे उस समय जो मेजर यूरोपियन शक्तियां थी? इट वॉज जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया का जो पार्ट यूरोप में था वो भी। दीज वर द मेजर यूरोपियन पावर्स। अब ये यूरोपियन पावर जो थी, दे वांटेड टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज, ये अपनी भूमि क्षेत्र को, अपने इलाके को बढ़ाना चाहती हैं। तो उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को इस्तेमाल किया। जो इनके सब्जेक्ट पीपल थे, जो इनके अधीन जो लोग थे, जो इन राज्यों में जो लोग रहते थे, एम्पायर्स में लोगों को बेसिक राइट्स नहीं होते, दे आर सब्जेक्ट्स, वो अधीन होते हैं, राजा के गुलाम होते हैं। तो इन यूरोपियन पावर्स ने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए जो इनके सब्जेक्ट पीपल की अलग अलग आइडेंटिटीज थी, वो इन्होंने नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस बना दी, राष्ट्रवादी आकांक्षाएं, और इसका इस्तेमाल किया इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इंपीरियल एम्स, अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। इंपीरियल एम्स क्या थे? टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज, अपने इलाके को बढ़ाना, अपने एरिया को बढ़ाना, बाय अटैकिंग एंड इन्वेडिंग और कनकरिंग अदर कंट्रीज। अब एग्जाम्पल, सबसे बड़ा जो नेशनलिज्म की टेंशन का, राष्ट्रवादी जो तनाव था यूरोप के अंदर, वो बल्कान क्षेत्र में था। इट वॉज इन द एरिया कॉल्ड द बल्कान्स। इस वीडियो के साथ मैं आपको एक मैप का वीडियो भेज रही हूँ जिसमें बल्कान स्टेट के अलग अलग कंट्रीज को दिखाया गया है। 2-3 मिनट का वीडियो है, यू मस्ट सी दैट वीडियो सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व द मैप क्वेश्चंस। अब ये जो बल्कान है, इट बिकेम द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन। राष्ट्रवादी तनाव का जो मुख्य स्रोत था वो यूरोप में 1871 के बाद जो है वो बल्कान क्षेत्र था। तो बल्कान प्रॉब्लम कौन से ईयर की है? 1871 ऑनवर्ड्स, यानी कि 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं हम। अब बल्कान क्षेत्र था क्या एक्चुअली? बल्कान वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। बल्कान क्षेत्र में भौगोलिक वेरिएशंस थी, विविधताएं थी। कहीं प्लेन्स थे, कहीं माउंटेन्स थे, कहीं प्लेट्यू भी होगा। तो ये भौगोलिक एक विविधताएं हैं, एथनिक वेरिएशन भी थी, और जो निरी जाती है विविधताएं भी थी। एथनिक क्या होता है? डिस्टिंक्ट कल्चरल, और जो जेनेटिक ग्रुप्स होते हैं वो एथनिक ग्रुप्स होते हैं। नस्लीय विविधताएं थी। कंप्राइजिंग कौन कौन से क्षेत्र थे उसके अंदर? मॉडर्न डे रोमानिया, जो आज का रोमानिया है वो है, जो आज बुल्गारिया जिसे कहते हैं वो भी बल्कान क्षेत्र में था उस समय। अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनीग्रो, ये सारे के सारे जो एरियाज थे वो बल्कान क्षेत्र में थे। हुज इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज द स्लाव्स, और इन रीजन्स में रहने वाले जो निवासी थे, जो इनहेबिटेंट्स थे, उनको स्लाव्स के नाम से पुकारा जाता था। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बल्कान्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। जो टर्किश एम्पायर था, ये तुर्की का साम्राज्य था, बहुत बड़ा था, ये यूरोप तक फैला हुआ है, और बल्कान क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ऑटोमन साम्राज्य के अंदर, ऑटोमन एम्पायर में आता था। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बल्कान। अब बल्कान्स के अंदर भी देखो कितने सारे आइडेंटिटीज हैं, इतने सारे रीजन्स हैं, एथनिकली अलग अलग है, तो बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, और हर आइडेंटिटी अपने लिए एक अलग नेशन चाहती थी, एक अलग राष्ट्र चाहती थी। तो रोमांटिक नेशनलिज्म, जो रोमानी राष्ट्रवाद है, वो बल्कान क्षेत्र में भी फैल गया। फ्रांस से शुरू हुआ था और धीरे धीरे वो बल्कान क्षेत्र में, पूरे यूरोप में ही फैल गया है। सो स्प्रेड ऑफ द रोमांटिक आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बल्कान्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोजिव। अब ऑटोमन एम्पायर का होल्ड भी कम हो गया, कमजोर हो गया साम्राज्य। तो बल्कान क्षेत्र पर जो ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर अब डिसइंटीग्रेट हो गया है, वो खुद टूट गया है। अब कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी रही नहीं क्षेत्र के अंदर। ऑटोमन एम्पायर पहले कंट्रोलिंग अथॉरिटी थी, तो इन सब रीजन्स वो सारे इसके कंट्रोल में थे, एक लॉ एंड ऑर्डर था। अब ऑटोमन एम्पायर तो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो इसके ऊपर कंट्रोल भी नहीं रहा। ऊपर से इनके अंदर अब स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट फीलिंग्स भी
जो है एमर्ज कर रही है रीजन्स के अंदर। ये दोनों फैक्टर्स, एमरजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट फीलिंग्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, उसकी वजह से बल्कान क्षेत्र और भी ज्यादा एक्सप्लोजिव, बहुत ही विस्फोटक हो गया, क्योंकि ये सारे के सारे जो रीजन्स हैं दे वांटेड टू बिकम इंडिपेंडेंट नेशंस, अलग अलग राष्ट्र बनना चाहते हैं, तो ये रीजन बहुत ही एक्सप्लोजिव हो गया। ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी, पूरी 19वीं शताब्दी के दौरान द ऑटोमन एम्पायर हैड सॉट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म। पूरी 19वीं शताब्दी के दौरान ऑटोमन साम्राज्य ने अपने आप को आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइज करके और इंटरनल रिफॉर्म्स और अंदरूनी सुधार करके अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश की, बट विद वेरी लिटिल सक्सेस, परंतु इसमें उसको ज्यादा सफलता नहीं मिली, बहुत